दोस्तों, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आरव को अपनी के कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद करीब 150 मीटर आगे बढ़ने पर अपनी बाइक को एकाएक ब्रेक लगाना पड़ गया, क्योंकि शहर की मेन रोड और उसकी कॉलोनी के रोड के मिलन से बने तिराहे पर खड़ी एक मारुति वैन उसके सामने आकर इस तरह तिरछी खड़ी हो गई कि उसके आगे या पीछे से बाइक निकालने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं बची थी। और शायद थोड़ी देर तक ये सोचकर शांत खड़ा रहा कि वैन वालों ने वैन वापस घुमाने के लिए इस पोजीशन में खड़ी की होगी, लेकिन जब 1-1.5 मिनट तक वैन के ड्राइवर ने वैन को 1 इंच आगे पीछे बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो आरव का धैर्य जवाब दे गया और उसने वैन के ड्राइवर से कहा, ये क्या बदतमीजी है, पब्लिक रोड है, ये तुम्हारे घर का लॉन नहीं है कि कहीं भी किसी भी पोजीशन में गाड़ी खड़ी कर दो। अब बैठे बैठे मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से गाड़ी हटाओ। आरव की बात सुनकर वैन के ड्राइवर के साथ साथ वैन में बैठे 2 अन्य लोग इस तरह से मुस्कुराए जैसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे के धमकाने पर मुस्कुराता है। कुछ देर वैन में बैठे बैठे मुस्कुराने के बाद वे तीनों वैन से नीचे उतरे और सड़क के बाईं ओर 10-12 फीट दूर मौजूद एक टीले पर जाकर बैठ गए। उनका ये अजीब सा व्यवहार देखकर आरव के चेहरे पर क्रोध, हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव उभर आए। लगभग इसी तरह के भाव 26-27 साल की उस युवती के चेहरे पर भी नजर आ रहे थे, जो अपनी स्कूटी से आरव की कॉलोनी की तरफ से उससे करीब आधा मिनट बाद आकर उसके बगल में रुकी थी। इन दोनों के अलावा कुछ और लोग भी वैन के रोड अवरुद्ध कर देने की वजह से सड़क के दोनों तरफ आकर रुक गए थे। देखो, तुम लोग ये बेमतलब का ड्रामा बंद करो और सीधी तरह से अपनी वैन हटा लो, नहीं तो मुझे तुम लोगों की वैन हटवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ पलों तक उन तीनों को घूरने के बाद आरव ने उन्हें चेतावनी दी, अरे भाई, क्यों बेवजह इतना भड़क रहे हो यार, ये वैन की चाबी लो और थोड़ी सी मेहनत करके खुद हटा लो। वैन ड्राइव करके लेकर आए युवक ने आरव की बात का शांत स्वर में जवाब देकर हाथ में पकड़ी चाबी सड़क की ओर उछाल दी, जो आरव से 5-6 फीट दूर गिरी। आप इनके ट्रैप में मत फंसिए भाई, मैं कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ, 10 मिनट में पुलिस आकर इन्हें राइड कर देगी। आरव ने बाइक से उतरकर उसे साइड स्टैंड के सहारे खड़ी की तो उसका इरादा भागकर बगल में खड़ी यु स्कूटी लिए खड़ी युवती ने उसे वो करने से रोकने की कोशिश की जो वो करने जा रहा था। बेटा, ये बिटिया बिल्कुल सही कह रही है, हमें इन लोगों से खुद उलझने की बजाय पुलिस की मदद से इन्हें सबक सिखाना चाहिए। पीछे स्कूटी लिए खड़े अंधेड़ आयु के एक अन्य शख्स ने भी आरव को समझाकर कुछ करने से रोकने का प्रयास किया। एडवाइस के लिए थैंक्स दीदी, और आपका भी शुक्रिया अंकल, पर मैं आप लोगों की एडवाइस मानकर पुलिस के आने तक का वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ से 5 मिनट के अंदर नहीं निकल पाया तो मेरा इंटरव्यू मिस हो जाएगा। दोनों की समझाइश का एक साथ जवाब देकर आरव ने 5-6 फीट दूर पड़ी चाबी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसके चाबी तक पहुंचने से पहले टीले पर बैठे तीनों में से एक युवक ने जेब से चाकू निकालते हुए फुर्ती से आगे बढ़कर चाबी के साथ लगी रिंग के बीच उसकी नोक गड़ा दी। ये नई हरकत देखकर आरव चाकू गड़ाने वाले युवक को उलझन भरी निगाहों से देखने लगा तो उसने शांत स्वर में आरव से कहा, आपुन ने चाबी की रिंग में ये चाकू तेरी दिलेरी परखने के वास्ते फंसाया। अगर तू इस चाकू को हटाकर ये चाबी उठा लेगा तो आपुन तेरे वैन हटाने में से नहीं रोकेगा। ये वीरू दादा का प्रॉमिस है। अक्षर शहर जानता है कि वीरू दादा अपने किए प्रॉमिस से कभी नहीं मुकरता है। खुद को वीरू दादा कहने वाले युवक की बात पूरी होते ही आरव ने उसे बिना कोई जवाब दिए झुककर पहले दाहिने हाथ से चाकू उखाड़ा और फिर बाएं हाथ से चाबी उठाकर वीरू दादा को पैनी निगाह से देखते हुए उसके चेहरे की प्रतिक्रिया नोट करने का प्रयास करने लगा। कुछ पलों बाद वीरू दादा ने ऐसी अजीब सी प्रतिक्रिया दी जिसकी कल्पना न आरव ने की होगी और सड़क के दोनों ओर अपने अपने वाहन लेकर खड़े लोगों में से किसी ने की होगी। दरअसल वीरू दादा ने आरव को कुछ पलों तक मुस्कुराकर देखने के बाद उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अपन को माफ़ कर दे बाप, अपन तेरे से प्रॉमिस करता है कि दोबारा तेरे रास्ते में नहीं आएगा। आज से मुर्गी
चौक का दादा आपुन नहीं है, तू है तू, कहे तो अपुन मुर्गी चौक में अक्खा पब्लिक के सामने तेरे को दादा इश नहीं पर दादा भी बना लेगा। पन तू अपुन का पीछा छोड़ दे। क्या हो रहा है यहाँ? वीरू दादा के आरोप के सामने गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने का ड्रामा करने के दौरान शहर के मेन रोड की ओर से आई पुलिस की जीप से दो सिपाहियों के साथ उतरे पुलिस के इंस्पेक्टर ने आरो और चाकू गड़ाने वाले युवक को और लपक कर आते हुए सवाल किया, अपुन को बचा लीजिए साहब, अपुन इस लड़के से कह चुका है कि अपुन मुर्गी चौक की बादशाहत इसे देने को रेडी है, फिर ये अपुन की जान के पीछे पड़ा हुआ। बीरू दादा का पुलिस इंस्पेक्टर को दिया जवाब सुनकर आरो और आसपास मौजूद लोगों में से टीले पर बैठे दो युवकों के अलावा बाकी सब हैरान हो गए। इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने और इसके इन दो साथियों ने पहले मेरी बाइक के सामने अपनी वैन अड़ाकर मेरा रास्ता रोका और फिर आरो ने बीरू दादा की मनगढ़ंत कहानी का तुरंत खंडन करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हें जो कहना पुलिस चौकी कहकर चलकर कहना। फिलहाल तुम ये चाकू मेरे हवाले करो और हमारे साथ पुलिस चौकी चलो। कहते हुए आरो की बात काट दी और जेब से रुमाल निकालकर उसने आरो के हाथ में मौजूद चाकू पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो दूसरे हाथ से आरो से चाबी लेकर बीरू दादा से बोला, ये लो और जल्दी से अपने साथियों को लेकर अपनी वैन से पुलिस चौकी पहुँचे। मुझे अभी तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के स्टेटमेंट्स नोट करनी है। जी साहब, कहकर चाकू गड़ाने वाला युवक अपने साथियों को लेकर अपनी वैन की ओर बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपने साथ आए सिपाहियों में से एक को रुमाल सहित चाकू थमाया हुआ बोला, लो इसे इस तरह से संभाल कर रखो कि इस पर मौजूद फिंगर प्रिंट्स ना मिट पाए। यस सर, कहकर इस सिपाही के चाकू लेकर पुलिस की जीप की ओर बढ़ने के बाद इंस्पेक्टर ने बचे हुए दो सिपाहियों को ऑर्डर दिया, तुम दोनों इस लड़के को जीप में बिठाओ। अरे सर, ये किस तरह की कार्रवाई है? जिन लोगों को आपको अरेस्ट करना चाहिए था उन्हें आपने छोड़ दिया, जिसे आपको छोड़ना चाहिए था उसे आपने अपनी कस्टडी में ले लिया। आरू की बाइक के बगल में खड़ी युवती पुलिस की अंधेरे गर्दी देखकर अपनी स्कूटी को स्टैंड पर लगाकर इंस्पेक्टर के पास पहुंची और उसकी कार्रवाई पर अपनी आपत्ति जाहिर की। मैडम, आप वही मिस आंचल है ना जिसने स्कूटी वाली युवती की बात पर कुछ कहने की बजाय पुलिस इंस्पेक्टर ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए उससे एक सवाल पूछने का प्रयास किया। जी, हम वही आंचल हैं जिसने करीब 4 साल पहले बिकरा नाम की धरती के एक बोझ को कम किया था, पर हम अब मिस आंचल नहीं बल्कि मिसेज आंचल हैं। स्कूटी वाली युवती ने पुलिस इंस्पेक्टर का पूरा सवाल सुने बिना ही जवाब दे दिया। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी पुलिस चौकी आकर अपने स्टेटमेंट नोट करा दीजिए। हम आपके और बाकी लोगों के स्टेटमेंट लेने के बाद डिसाइड करेंगे कि किसे छोड़ना चाहिए, किसे कस्टडी में लेना है। फिलहाल हमने ना किसी को कस्टडी में लिया है और ना किसी को छोड़ा। हमें ये लड़का हाथ में चाकू लिए खड़ा मिला, इसलिए एहतियात इसे साथ ले जा रहे हैं। नजरें नीचे करके स्कूटी वाली युवती के कुछ पलों पहले कही बात का जवाब देकर पुलिस इंस्पेक्टर अपने दोनों सिपाहियों की मदद से आरो को साथ लिए अपनी जीप की ओर बढ़ गया। स्कूटी वाली युवती जिसने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उसका नाम आंचल होना स्वीकार किया था, वह थोड़ी देर तक पुलिस इंस्पेक्टर को हैरानी से देखने के बाद अपनी स्कूटी के पास पहुंची और स्कूटी की डिग्गी में रखे पर्स से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने में व्यस्त हो गई, जबकि सड़क के दोनों ओर खड़े बाकी के लोग सामने अवरोध हटते ही अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। क्षितिज, प्लीज़ आप कैसे भी करके आधे घंटे के अंदर हमारे एरिया की पुलिस चौकी आ जाइए, हम भी वहाँ आ रहे हैं। हम अभी बहुत जल्दी में, इसलिए आपको बुलाने की वजह वही आपके आने पर बताएंगे। सामने वाले बंदे से कांटेक्ट होते ही आंचल ने उससे ये बात की और मोबाइल वापस डिग्गी के हवाले करके स्कूटी आगे बढ़ा दी। क्या हुआ? जैसे क्षितिज पुलिस चौकी से बाहर निकला, वैसे चौकी परिसर में खड़ी आंचल ने उसकी ओर बढ़ते हुए उससे सवाल कर लिया। आंचल के साथ खड़ी इतिका ने भी आगे बढ़ते हुए अपनी आशा भरी निगाहें क्षितिज के चेहरे पर टिका दी। यहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्षितिज का जवाब सुनकर इतिका के चेहरे पर मायूसी छा गई, जबकि आंचल का चेहरा किसी जलते कोयले की तरह दहक उठा। क्यों? आंचल ने आवेशित स्वर में पूछा। यहाँ के चौकी के इंचार्ज ने आरोप के खिलाफ आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत केस रजिस्टर कर लिया है, इसलिए अब आरोप को कोर्ट से विल कराकर ही बाहर निकाला जा सकता है। अरे, जब उसने कुछ किया ही नहीं तो उसकी विल क्यों करानी पड़ेगी?
इस बात को इन लोगों के सामने कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आरव ने कोई इलीगल एक्ट नहीं किया है। तो फिर इन लोगों ने उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके उसे कस्टडी में क्यों रखा है? चौकी इंचार्ज तो बार बार यही फैब्रिकेटेड स्टोरी रिपीट कर रहा है कि आरव ने मुर्गी चौक के इलाके से वीरू नाम के बदमाश को भगाने के लिए रास्ते में उसकी वैन के सामने अपनी बाइक अड़ाई और वीरू के उसके साथियों के साथ वैन से भागने पर चाकू निकालकर उसके पीछे दौड़ा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस ने इंसिडेंट प्लेस पर जाकर वीरू को आरव को बचाया। लेकिन मेरे जान पहचान के एक सिपाही ने इशारों से मुझे बताया कि चौकी इंचार्ज ने पुलिस डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर के प्रेशर में इस पूरे इंसिडेंट के स्क्रिप्ट लिखकर आरव के इस केस में जानबूझकर फंसाया ही। ये देश के इस चौकी इंचार्ज और उसके किसी सीनियर ऑफिसर की बाप की जागीर है क्या, जो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं? आप यहीं रुकिए, हम इस चौकी इंचार्ज की खबर लेकर आते हैं। आजकल इन लोगों ने किसी पर्सनल रीजन से अपने पोस्ट और पावर का जो मिसयूज किया है उसका हम इससे हिसाब जरूर लेंगे, पर यहाँ इस समय इनसे उलझ कर नहीं, बल्कि इस मामले को राइट टाइम और राइट प्लेस पर उठाकर अभी पहले हम लोग कोर्ट जाकर आरव की बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और आरव की बेल होने के बाद डिसाइड करेंगे इन लोगों को क्या करना है। प्लीज़ तुम अपने दिमाग को ठंडा करो और मुझे कोऑपरेट करो। ओके, बट पहले आप इस लड़की को ले जाकर आरव से मिला दिए। बेचारी आरव को पुलिस के अरेस्ट करने की इन्फॉर्मेशन मिलते ही बिना ड्रेस चेंज किए ही स्कूटी उठाकर यहाँ आ गई। आरव की कौन है ये तो बहुत कुछ, बट फिलहाल आप इसे उसकी फ्रेंड समझ लीजिए, ठीक है? आरव से आंचल से कहने के बाद क्षितिज ने इतिका से आइए कहा और पुलिस चौकी की ओर मुड़ गया। रिया, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, दो मिनट के लिए घर से बाहर निकलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी मैटर पर बात करनी है। पुलिस अधीक्षक के बंगले के बाउंड्री के गेट पर खड़ी इतिका ने मोबाइल पर कहा। ओके। दूसरी ओर से जवाब मिलने पर इतिका कॉल डिस्कनेक्ट करके वेट करने लगी। कहो क्या कहना है? 1-1.5 मिनट बाद बंगले से निकलकर बाउंड्री वॉल के गेट पर आकर रिया ने इतिका को सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा, क्यों करा रही हो तुम ये सब? इतिका ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देती अगर तुम पहले आरव से पूछती कि उसने साल भर मेरे साथ प्यार का नाटक खेलने के बाद बिना किसी वैलिड रीजन के मेरा साथ क्यों छोड़ा। बट तुमने उससे ये ना पूछकर उसे गले लगा लिया, इसलिए तुम्हें मुझसे ये क्वेश्चन पूछने का कोई राइट नहीं है। तुम्हें कुछ और कहना हो तो जल्दी से कह दो, अदरवाइज मैं वापस जा रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि तुम चाहती क्या हो आरव का साथ? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अब तुमसे प्यार नहीं करता है, तो फिर उसका जेल जाना तय है। बिकॉज पुलिस ने उसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया है कि उसे दुनिया का कोई लॉयर जेल जाने से नहीं बचा सकता, और बाई चांस वो इस केस में सज़ा से बच भी गया तो मैं अपने डैड से कहकर उसे किसी और केस में फंसवा दूंगी। उसे जेल भिजवाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वैसा ही सुकून जो किसी के साथ चीटिंग होने पर चीटर को सज़ा दिलाने पर उसे मिलता है। बट उसने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं की, वो तुम्हारे लायक नहीं बन पा रहा था, इसलिए उसने तुम्हें ये बात बताकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा। या तो तुम सच जानने के बाद मुझसे बोल रही हो या फिर आरव ने तुम्हें भी सच नहीं बताया। एनीवे, इन दोनों में से जो भी बात सच हो, पर यह बात सच हो ही नहीं सकती कि उसने मेरे लायक ना बन पाने की वजह से साथ छोड़ा। बिकॉज उसने जिस दिन मुझे ये फैब्रिकेटेड बात बताकर उससे रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया, उसी दिन उसे एक रिपोर्टर जॉब मिलना कंफर्म हो चुका था। पर उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया और जानबूझकर एक अच्छा जॉब पाने का चांस मिस कर दिया। आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस दिन आरव को उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो उस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाया था। अच्छा, तो फिर उसने मेरे उससे ब्रेकअप कर लेने के बाद नेक्स्ट जॉब के लिए फॉर्म कैसे सबमिट कर दिया और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए थे, तो उसने इसकी इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं दी? इसके बारे में कभी मेरी बात उससे हुई नहीं, पर मुझे लगता है कि दीपिका, इस मैटर पर मुझे तुम्हारी ओपिनियन जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बेटर होगा कि तुम रियलिटी पता करने के बाद मुझसे बात करो। आई एम गोइंग नाउ, बाय। अपनी बात खत्म करते रिया पलटकर बंगले के अंदर चली गई, जिसके बाद हैरान परेशान चेहरा लिए इतिका अपनी स्कूटी की ओर बढ़ गई। अरे इतिका, 3 दिनों तक
जुडियल कस्टडी में रहने के बाद आज ही आरोप घर आया और तुम उसके साथ समय बिताने की जगह कहीं बाहर जा रही हो। कोई ज़रूरी काम आ गया क्या? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी माँ के साथ बैठी रितिका के कानों में सामने खड़ी आंचल की ये बात पड़ी तो रितिका ने चौंक कर आंचल की ओर देखा और मुंह से कुछ कहने की वजह सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा दुखी नज़र क्यों आ रही हो? आंचल ने उसकी ओर तुरंत एक और क्वेश्चन दाग दिया, जिसे सुनकर पहले से ही परेशान लग रही रितिका और ज़्यादा परेशान होती। इसने ज़िंदगी में जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वो धोखेबाज निकल गया, इसलिए ये इतनी दुखी है। बेटी, अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इससे कुछ और पूछकर इसके दिल के जख्म को ना कुरेदिए। आंचल के इस प्रश्न पर रितिका को कुछ बोलने का मौका ना देकर उसकी माँ ने जवाब दे दिया, जिसे सुनकर आंचल रितिका की माँ को ओके और रितिका को टेक केयर कहकर आगे बढ़ गई। सडनली ऐसा क्या हो गया भाई कि जो लड़की 3 दिन पहले तुम्हें पुलिस के हिरासत में ले लेने पर आंखों से गंगा जमुना की धारा बहा रही थी और तुम्हारी वेल के लिए पूरे 3 दिन तक परेशान होती रही, वो आज तुम्हारे वेल पर रिहा होने के बाद तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सहारा देने की बजाय तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं चली गई। आंचल का सवाल सुनकर आरव ऐसे चौंका जैसे उसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। आपको कैसे पता चला कि वो कहीं चली गई? आरू ने आंचल के सवाल का जवाब ना देकर उसी से सवाल कर लिया। वो हम आज हमारे सास ससुर से मिलने अपने गांव जा रहे थे तो हमें वो लड़की स्टेशन पर नजर आई। हमने अभी तुमसे जो क्वेश्चन पूछा ऐसा ही एक क्वेश्चन उससे भी पूछा था, जिसका उसकी माँ ने हमें काफ़ी अजीब सा जवाब दिया, इसलिए हमें लगा कि तुम्हारे साथ ही कोई विवाद होने की वजह से वो कहीं जा रही है और इस वजह से आप सास ससुर से मिलने अपने गांव जाने का प्लान कैंसिल करके वापस आ गई। हाँ भाई। अरे दीदी, आपने पहले मेरे लिए इतना कुछ किया और आज आपने मेरी वजह से अपने सास ससुर से मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ना होने के बावजूद आपके मुझसे बिना किसी स्वार्थ के इतना लगाव रखने और मेरी केयर करने का एहसान कैसे उतारूँगा। इसके बदले में तुम हमारे पति की तुम्हें दी गई लीगल हेल्प पति की फीस दे देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं। अरे दीदी, आप सडनली इतनी नाराज़ क्यों हो गई? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं हमसे हुई है और हम तुम पर नहीं खुद पर नाराज़ हो रहे हैं इस बात के लिए कि हमने तुम्हारी मर्जी जाने बिना तुम्हें अपना भाई मानने की बेवकूफ़ी क्यों की। ओह, तो आप मेरे हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ना होने की बात कहने पर नाराज़ हुई हैं? अरे दीदी, मेरी वो बात कहने का मतलब ये नहीं था कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम दोनों के बीच 3 दिन पहले हुई इंसिडेंट से पहले से कोई रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद आपने मेरी इतनी हेल्प की और अभी आप मेरी सगी बहन से ज़्यादा केयर कर रही हैं। पर यदि फिर ये मेरी इस बात से आपके दिल को चोट पहुंची है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इन फ्यूचर कभी आपको इस तरह की कोई बात करके हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज़ अब अपने इस साथ सदस्य भाई को इट्स ओके भाई, अब ये बात छोड़ो और हमें वो वजह बताओ जिससे जानने के लिए हमने अपने सास ससुर से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर लिया। दीदी, उसके मुझसे गुस्सा होकर मेरा साथ छोड़ देने की वजह मेरा उससे बोला गया एक झूठ है। और वो झूठ क्या था? मैंने रिया के साथ रिश्ता टूटने का रीजन क्रिएट करने के पर्पज़ से एक जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसीजर जानबूझकर मिस कर दी थी और रितिका के सवालों से बचने के लिए उसे एक रीजन मेरे डॉक्यूमेंट्स खो जाना बता दिया। पर कल वो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना बंद कर देने के लिए रिया के पास उसको कन्विंस करने के लिए गई थी तो रिया ने ये बात उसे बता दी, जिसे जानने के बाद वो मुझ पर भड़क गई और मुझसे रिश्ता तोड़कर अपनी माँ के साथ उसके दादा दादी के घर चली गई। तुमने रिया के साथ रिश्ता टूटने का रीजन नितिका के साथ के लिए क्रिएट किया था ना? हाँ, पर इसका एक सेकेंडरी रीज़न भी था। एक्चुअली मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि रिया के दिल में मेरे लिए वैसे इमोशंस नहीं हैं जैसे मेरे दिल में उसके लिए हैं। पर फिर भी शायद मैं रितिका की डायरी पढ़कर उसके लिए बेइंतहा चाहत होने की बात नहीं जानता तो रिया से रिश्ता नहीं तोड़ता था। यानी तुमने रितिका की आरज़ू पूरी करने के लिए जो कदम उठाया उसकी कदम की वजह से रितिका ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, तब तो तुम्हें उस लड़की के तुमसे रिश्ता तोड़ देने के लिए रत्ती भर भी दुखी नहीं होना चाहिए। अरे, तो मैं कहाँ दुखी हूँ दीदी, मैं तो सिर्फ रितिका के इस कदम से मेरे मम्मी पापा के उसे अपनी बहू बनाने का सपना टूट जाने की वजह से परेशान हूँ।
इस बात की वजह से भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी इतिका से भी अच्छी लड़की खोज कर उनका एक सुंदर और सुशील बहू लाने का सपना पूरा कर देंगे। दीदी आप प्लीज़ थोड़े दिनों तक ऐसी कोई कोशिश मत कीजिए। क्यों? तुम्हारे लिए जल्दी से इतिका को भूलकर किसी और के लिए अपने दिल और लाइफ के दरवाजे खोलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हाँ, पर इसके दो और रीजन्स हैं। एक रीज़न ये है कि अभी रिया नाम की मुसीबत से मेरा पीछा नहीं छूटा, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं फ़िलहाल जॉबलेस हूँ। ठीक है, पहले हम लोग मिलकर रिया से तुम्हारा पीछा छुड़ा लेते हैं और फिर तुम जॉब हासिल कर लेना। इसके बाद हम लोग आराम से अंकल आंटी का सपना पूरा कर देंगे। अब हम जाएं। अरे दीदी आप पहली बात हमारे हमारे घर, भाई ये अब हमारा भी घर है, इसलिए हमारी जब मर्जी होगी हम आकर खा पी लेंगे, पर फिलहाल तो हम बिना कुछ खाए पिए ही जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पति परमेश्वर का कोर्ट से घर लौटने का टाइम हो गया है। अरे ओके दीदी, एज यू विश। ओके भाई, बाय। अरे रुको, तुम अपने भाई से बाय कहकर भाग जाओगी तो इसे तुम्हारे हिस्से की चाय भी पीनी पड़ेगी, और इससे इस डायबिटीज हो जाएगी। तुम्हें इसकी शादी कराकर हम लोगों का बहू लाने का सपना पूरा करने में काफ़ी दिक्कत होगी। ऐन वक्त पर आरव की माँ ने चाय के ट्रे के साथ घर के हॉल में आकर आरव को आंचल को रुकने के लिए कहा, तो उसे ना चाहते हुए अपनी जगह पर वापस बैठना पड़ गया। आरव, तुम्हें इस बात के लिए बेहद अफसोस हो रहा है ना, कि तुमने एक ऐसी लड़की के साथ मेरे साथ चीटिंग की जो सिर्फ तुम्हारे उससे एक झूठ बोलने की बात नॉलेज में आने की वजह से तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई। रिया ने आरव की आंखों में झांक कर उसके मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए उससे सवाल किया। नहीं, मुझे इस बात के लिए कोई अफसोस नहीं है। अब मैं इस मैटर में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बेटर ये होगा कि तुम इधर उधर की बातें छोड़कर डायरेक्ट वो बात कह दो जिसे कहने के लिए तुमने मुझे बुलाया है। अदरवाइज मैं तुम्हारी बात सुने बिना ही यहाँ से चला जाऊँगा। आरव ने सपाट लहजे में रिया के सवाल का जवाब दिया। तुम्हें इतना एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं खुद भी इधर उधर बात करने के मूड में नहीं हूँ। वो तो मैंने तुम्हारे मूड के बारे में जानने के लिए वो बात कही थी, बट अब मैं डायरेक्ट तुम्हें बुलाने के रीजन के बारे में बता रही हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे साथ 4 दिन पहले जो हुआ है उसके लिए सॉरी बोलकर तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बुलाया है। क्या तुम मेरे साथ कहने पर तुम्हारे साथ हुआ उस बैड एक्सीडेंट को भूलकर मुझे फिर से अपने दिल में जगह दे सकते हो? मैं तुम्हारे कहने पर मेरे साथ हुए उस बैड एक्सीडेंट को तो भूल सकता हूँ, बट मैं तुम्हें फिर से अपने दिल या अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता। सॉरी फॉर इट। क्यों? इसका रीज़न तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। एम आई रॉन्ग? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मैंने भी बेवजह तुम्हें उस केस में नहीं फंसवाया। पहले तुमने मेरी कोई भी मिस्टेक ना होने के बावजूद मुझे एक ट्रैप में फंसाकर तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया, और फिर उसके अगले ही दिन तुमने इतिका से रिश्ता जोड़ लिया। इस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत की आग पैदा हो गई। इस आग की जलन सहन ना होने की वजह से मैंने अपना दिमागी संतुलन खोकर तुम्हारे साथ वो सब गलत हरकत करवा दी, पर फिर भी मैं उसे जस्टिफाई ना करके उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। इसलिए तुम भी उस बात को भूल कर, अरे मैं कह चुका हूँ ना कि मैं बात को भूलने के लिए तैयार हूँ, फिर तुम क्यों बेवजह उसी बात को रिपीट कर रही हो? अरे क्यों बेवजह इतना भड़क रहे हो यार? मेरे लिए उस बात को इस वजह से रिपीट करना ज़रूरी, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ तुम्हें उस बात को भूलने के लिए एग्री करना नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे साथ दोबारा वैसे ही रिश्ता जोड़ने के लिए कन्विंस करना है जो उस रात मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से पहले हम दोनों के बीच था। समझी या नहीं? ये बात तो मैं पहले ही समझ गया था, पर ये दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम मुझसे दोबारा वो रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हो जिसे तोड़ने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं की थी। अब तुम इस क्वेश्चन के जवाब ये बात रिपीट मत करना कि तुमने उस दिन मेरे तुम्हारे लायक बन पाने में असमर्थता जता देने की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ा था, क्योंकि वजह कोई भी रही हो उससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि ये रिश्ता मैंने नहीं तुमने तोड़ा था। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर यह बात भी 100% सही है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और इसी वजह से तुमसे दोबारा वही रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जो मैंने इस बात का तुमसे रिश्ता तोड़ने तक मुझे एहसास ना होने की वजह से आसानी से तोड़ दिया था। यानी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर रही हो कि हम दोनों का रिश्ता टूटने से पहले तुम्हारी नज़रों में इसकी कोई इम्पोर्टेंसी नहीं थी। हाँ, तब तो मेरा तुमसे रिश्ता तोड़ना इतना भी गलत नहीं था जितना मैं अब तक मान रहा था। अरे अब इन सब बातों को भूल जाओ यार, और मुझे इस
रिश्ते को शिद्दत से निभा कर दिखाने का एक चांस देने के लिए तैयार हो जाओ प्लीज़। नो इट कांट पॉसिबल। तो फिर आज से तुम अपनी बर्बादी काउंटडाउन गिनना स्टार्ट कर दो। ओके, आई एम हैप्पीली रेडी फॉर दिस। थैंक्स फॉर शोइंग योर रियल फेस। रिया को निर्णायक जवाब देकर आरव अपनी जगह से उठा और उससे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, जिसके अंदर बैठकर उसने रिया के साथ ये सारी बातचीत की थी। वीरू कोर्ट को बताओ कि ये घटना कब की है और घटना दिनांक को तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महेंद्र श्रीवास्तव ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट पवन शुक्ला की कोर्ट के विटनेस बॉक्स में खड़े वीरू दादा से सवाल किया। साहब, पिछले महीने की 13 तारीख को अपन सुबह 10:30 बजे अपने 2 साथियों राजू और डब्बू के साथ अपनी मारुति वैन से एक जरूरी काम से गोविंद कॉलोनी में जा रहा था। तभी गोविंद कॉलोनी से आ रहे आरव भाई ने रास्ते में अपनी मोटरसाइकिल मेरी वैन के सामने अड़ा दी, जिसकी वजह से वैन चला रहे अपन के साथ राजू को वैन को रोकना पड़ा। इसके बाद आरव भाई ने मोटरसाइकिल खड़ी करके जेब से चाकू निकाल लिया और वैन की ओर लपका। अपन इसके इरादे भांप कर वैन से उतरकर सड़क की बाईं तरफ भागने लगा, लेकिन यह अपन से ज़्यादा फुर्तीला था, इसलिए उसने 8-10 कदम भागने के लिए अपन को पकड़ लिया। जिसके बाद अपन खुद को बचाने के इसके सामने गिड़गिड़ा इससे बोला कि अपन अब कभी मुर्गी चोर में नहीं दिखेगा। पर ये नहीं माना और अपन को मारने के लिए चाकू उठा लिया। पर अपन की किस्मत अच्छी थी जो एन टाइम पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गए और इसे गिरफ्तार करके अपन को बचा लिया। वीरू ने एक ही सांस में ये सारी कहानी कोर्ट को सुना दी। आपको इस विटनेस से कुछ और पूछना है? वीरू के चुप होते ही कोर्ट रूम में अपनी सीट पर बैठे युवा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सवाल किया। नो सर, कहकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी सीट पर बैठ गए, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बगल में बैठे क्षितिज की ओर देखकर कहा, मिस्टर क्षितिज राठौर, क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। अपने जूनियर से केस की फाइल लेकर क्षितिज अपनी सीट से खड़ा हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया और विटनेस बॉक्स के पास पहुंचकर वीरू का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। मिस्टर वीरू, सबसे पहले आप कोर्ट को ये बताइए कि घटना दिनांक को आप पर आरोपी ने हमला किस वजह से किया था। एक पुरानी रंजिश की वजह से, वीरू ने सहज भाव से जवाब दिया। और इस रंजिश की वजह क्या थी? आप उनका इस शहर के मुर्गी चोर इलाके में अच्छा खासा दबदबा है, जिसे खत्म करके भाई उसकी दादागिरी कायम करना चाहता था। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि जब आरोपी तुम्हारे पीछे चाकू लेकर दौड़ा था तो पुलिस को तुमने कॉल करके इंसिडेंट प्लेस पर बुलाया था या पुलिस खुद आई थी? पुलिस खुद आई थी सर। मुझे अभी से विटनेस से और कुछ नहीं पूछना है। अपने आखिरी प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद क्षितिज ने वीरू से ध्यान हटाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर देखते हुए कहा, नेक्स्ट विटनेस पेश किया जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर करने के बाद वीरू ने उसके स्टेटमेंट पर सिग्नेचर लेकर उसे गवाह के कटघरे से बाहर निकाल दिया और पुलिस इंस्पेक्टर विनय खुराना की गवाही शुरू हुई। विनय खुराना ने कोर्ट को बताया, मैं पिछले माह की 13 तारीख को किसी काम से गोविंद कॉलोनी जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे लोगों की भीड़ दिखाई दी तो मैं अपनी जीप रुकवा कर अपने 3 सिपाहियों के साथ नीचे उतरा। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे आरोपी हाथ में चाकू लिए वीरू नाम के व्यक्ति को मारने के लिए उतारू नजर आया। मैंने वीरू को बड़ी मुश्किल से आरोपी से बचाया। प्रथम दृष्टया ही आरोपी को धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध का दोषी नजर आ जाने से उससे हथियार जब्त कर उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद विवेचना उपरांत उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विनय खुराना के मुख्य परीक्षण के पश्चात क्षितिज ने कोर्ट के मौका देने पर आरोपी की ओर से उसका प्रति परीक्षण शुरू किया। इंस्पेक्टर खुराना, क्या आप ऑनरेबल कोर्ट को बता सकते हैं आप घटना दिनांक को अपने सिपाहियों के साथ गोविंद कॉलोनी किस लिए जा रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल बता सकता। मैं उस दिन इसी कोर्ट में चल रहे किसी क्रिमिनल केस के एक विटनेस को गवाही समन तामील करवाने जा रहा। इंस्पेक्टर विनय खुराना ने जवाब दिया, क्या आपने अपने इस दौरे का उल्लेखन आपकी पुलिस चौकी में मौजूद डायरी में किया था? जी हाँ, आप चाहे तो मैं अपनी चौकी से डायरी मंगाकर उस दिन के मेरे इस दौरे की प्रविष्टि कोर्ट को दिखा सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
आप डायरी मंगाने की चिंता छोड़िए और कोर्ट को ये बताइए कि आप प्रेजेंट चौकी का प्रभार संभालने के बाद अब तक कुल कितने गवाहों पर आंदोलन के संबंध की तामीली करवाने गए। ये तो मेरे लिए बता पाना मुमकिन नहीं है, पर मैं ये बात आसानी से बता सकता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार आप वर्तमान चौकी पर अपने पदभार ग्रहण करने से अब तक करीब 2.5 साल में सिर्फ एक बार ही किसी जगह गवाह पर कोर्ट के समन की तामीली करवाने गए थे। आप चाहें तो पुलिस चौकी से डायरी मंगाकर मेरी इस बात का खंडन कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आप मेरी बात एडमिट करना चाहेंगे या आपकी अपनी चौकी की डायरी मंगवा कर इसका खंडन करना चाहेंगे। शायद आप सही बोल रहे हैं, शायद नहीं। मेरी बात को स्पष्ट रूप से या तो सही कहिए या गलत कहिए। आपकी बात सही है। गुड। अब ये बताइए कि क्या आप 2.5 साल में पहली बार केवल पिछले माह की 13 तारीख को उस गोविंद कॉलोनी वाले गवाह पर अपने किसी मातहत को ना भेजकर पूरे दल बल के साथ जाने की वजह बता सकते हैं। मुझे उस दिन चौकी में कोई काम नहीं था, इसलिए इस काम के लिए खुद जा रहा था। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या उस दिन गोविंद कॉलोनी में आरोपी आरव के सामने खड़े आपके मुखबिर मुन्ना टकलू से 2 बार बात हुई थी? नहीं इंस्पेक्टर खुराना, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके उस दिन चौकी से निकलने से पहले मुन्ना टकलू से 2 बार बात हुई थी। एक बार उसने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि आपका शिकार आरव अपने घर से निकल गया है, जाल फेंक दीजिए, और दूसरी बात ये बताने के लिए कॉल की थी आपका शिकार आपके बिछाए जाल में फंसने वाला है, आकर दबोच लीजिए। आई एम राइट? सर, डिफेंस लॉयर ये भूल गए हैं कि इस समय कोर्ट में इंस्पेक्टर खुराना के विरुद्ध दायर किसी केस की सुनवाई नहीं चल रही है, बल्कि उनके क्लाइंट के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई चल रही है। इसलिए मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि डिफेंस लॉयर को ऐसे अनसेंसरी क्वेश्चन पूछने से रोका जाए। क्षितिज के प्रश्न पर इंस्पेक्टर खुराना के कुछ कहने से पहले एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खड़े होकर अपनी आपत्ति प्रकट की, जिसके बाद इस आपत्ति का क्षितिज का प्रश्न जानने के उद्देश्य से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसकी और प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। सर, इस केस के माध्यम से मेरे क्लाइंट पर लगाए गए आरोप का सही या गलत होना इसी का प्रश्न से तय होगा है कि क्या मेरे क्लाइंट ने वाकई अभियोगी वीरू को प्रतिबंधित हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की थी या उसे किसी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने मेरे क्लाइंट को इस केस में फंसाने की साजिश रचने वाले लोगों को उनकी साजिश को बेनकाब करना मेरे लिए ज़रूरी है और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षितिज तुरंत कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। प्रोसिक्यूशन की आपत्ति खारिज की जाती। आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन रखें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्षितिज की बात सुनने के बाद ऑर्डर सुनाया। सर, इस समय विटनेस बॉक्स में जो विटनेस खड़ा है वो कोई आम गवाह नहीं है, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसके बिना सबूत के मेरे उस पर लगाए जा रहे आरोपों को स्वीकार करने की जरा सी भी संभावना नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस को इनके मोबाइल नंबर्स की, घटना दिनांक की कॉल डिटेल्स और इनके मुखाबिर मुन्ना टकलू के मोबाइल की घटना के आधे घंटे पहले से लेकर घटना के समय तक की मोबाइल लोकेशन पेश करने के ऑर्डर जारी कर दी जाए, ताकि ये साफ हो जाए कि मेरे क्लाइंट ने वाकई अभियोगी वीरू को प्रतिबंधित हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की थी या उसे किसी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। साथ ही मेरी कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट है कि इस विटनेस का बाकी का क्रॉस एग्जामिनेशन इन जानकारियों के आने के बात पूरा करने की भी परमिशन दी जाए। आपकी दोनों रिक्वेस्ट स्वीकार की जा रही। आप एक रिटर्न एप्लीकेशन देकर कोर्ट को उन डिटेल्स की लिखित जानकारी दे दीजिए जो आप मंगवाना चाहते हैं। थैंक यू सर। मुझे ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाए। इसके लिए आपके पास ऑलरेडी पूरी 30 मिनट्स हैं, क्योंकि टी टाइम हो जाने से मैं इस कोर्ट को 30 मिनट्स के लिए एडजर्न कर रहा हूँ। इस केस की हियरिंग 30 मिनट्स की एडजर्न की जाती है। ऑर्डर सुनाकर मजिस्ट्रेट अपने केबिन में चले गए। क्या कर रहे हो यहाँ? शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर मौजूद इतिका की मनपसंद जगह पर उदास बैठे आरव के कानों में ये सवाल पड़ा तो उसके चेहरे पर हर्ष के साथ साथ आश्चर्य और उत्तेजना के भाव उभर आए।
उसने झील में तैर रहे पक्षियों से अपना ध्यान हटाकर पीछे देखा तो उसके चेहरे पर उभरे ये भाव और गहरे हो गए। अरे तुम यहाँ किस लिए आई हो? कुछ पलों तक सामने खड़ी इतिका को निहारने के बाद आरव ने अपनी जगह से उठते हुए उससे पूछा, तुमसे मिलने? इतिका ने चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान बिखेरते हुए जवाब दिया, अरे मगर तुम तो मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली गई थी। हाँ, पर मैं तुम्हारे मुझसे बोले गए उस झूठ की वजह से रिश्ता तोड़कर तुमसे दूर नहीं हुई थी, बल्कि ये सोचकर तुमसे दूर हुई थी कि शायद मेरे तुम्हारा दिल तोड़ देने पर तुम रिया को अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे और उसके इंतकाम का शिकार होने से बच जाओगे। पर जब मुझे पता चला कि मेरे तुमसे रिश्ता तोड़ देने के बाद भी तुमने उसे अपनाने का ऑप्शन न चुनकर उसका सामना करने का ऑप्शन चुना है, तो मुझे हम दोनों को बेमतलब एक दूसरे की जुदाई की आग में चलने की बजाय खुलकर तुम्हारे साथ खड़े हो जाना सही लगा और मैं वापस लौट कर आ गई। सही किया ना मैंने? सही किया। अरे तुमने ऐसा करके कोई छोटा मोटा सही काम नहीं किया, बल्कि तुमने ये करके मुझे ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ लौटा दी जो तुम्हारे मुझे छोड़ जाने के बाद मुझसे रूठ कर ना जाने कहाँ चली गई थी। पर अब कभी दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैं पागल हूँ क्या जो बेवजह तुम्हारे साथ साथ खुद को दोबारा गम के उस दरिया में डुबाऊंगी जिसमें डूबने के बाद मेरे लिए भी एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। ये तो मुझे भी पता है कि तुम बेवजह मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगी, तो फिर मुझसे पूछा क्यों? तुमसे ये जानने के लिए कि कोई ऐसी वजह दोबारा पैदा हो गई तो दोबारा मुझे छोड़कर चली जाओगी, या उस वजह को ख़त्म करके मेरी हेल्प करोगी? उस वजह को ख़त्म करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। इतिका का जवाब सुनने के बाद आरव ने उससे थैंक्स कहकर अपनी बाहें फैला दी, जिसमें इतिका बिना एक पल की देरी के क्षमा की, सर इस केस में हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस लॉयर ने इस बात का कभी भी खंडन नहीं किया कि उनके क्लाइंट को पुलिस ने मौकाए वारदात से हथियार के साथ गिरफ्तार नहीं किया। साथ ही हमारे गवाह भी एक जैसे बयान देकर इस बात को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि आरोपी ने घटना दिनांक को वीरू नाम के आदमी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की और पुलिस एन वक्त पर मौकाए वारदात पर पहुंच जाने से आरोपी वीरू को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने में तो कामयाब नहीं हो सका, पर वह गिरफ्तारी से पूर्व सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित श्रेणी के हथियार से वीरू को डराने का कृत्य करके आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध कारित कर चुका है। अतः मेरे माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आरोपी को इस आपराधिक कृत्य के लिए अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कोर्ट के अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के सामने तर्क देकर अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद कोर्ट की कार्यवाही का संचालन कर रहे युवा मजिस्ट्रेट पवन शुक्ला ने क्षितिज को आरव का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। क्षितिज ने अपनी सीट से खड़े होकर अपनी बात शुरू की। सर, कभी कभी हमारे देश की जांच एजेंसीज अपने डिपार्टमेंट के किसी पदाधिकारी या उसके फैमिली मेंबर्स के किसी निजी मामलों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए किसी तरह से अपने पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इसका ये केस एक बेहतरीन उदाहरण है। इस केस में सबसे अविश्वसनीय तथ्य ये है कि इसमें आरव नाम के एक ऐसे नवयुवक पर जिसने साल भर पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज से डिग्री मिलने के बाद से जॉब हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है, ये हास्यास्पद आरोप लगाया गया है कि उसने शहर के मुर्गी चौर नाम के इलाके से वीरू नाम के बदमाश की दादागिरी खत्म करके अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए घटना दिनांक को वीरू पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। इस बिंदु पर और भी कई और गौर लायक तथ्य हैं। एक तो ये है कि मेरे क्लाइंट आरव का मुझसे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा तथ्य ये है कि घटना मुर्गी चौर की ना होकर आरव की कॉलोनी से शहर के मेन रोड के बीच की है। सर, क्या किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को डराकर किसी इलाके से उसकी दादागिरी खत्म करके अपनी दादागिरी स्थापित करनी हो तो वह उस अन्य व्यक्ति को उस इलाके में जाकर वहां रहने वाले लोगों को सामने डराएगा या इत्तेफाक कहीं और मुलाकात होने पर डराने की कोशिश करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उस इलाके की पब्लिक के बीच डराएगा, क्योंकि इससे उस एरिया में अन्य व्यक्ति की दहशत का साम्राज्य खत्म होने के साथ साथ पहले व्यक्ति की दहशत का साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिलती है। यहाँ एक और गौर करने लायक तथ्य ये है कि इस केस के एग्जीक्यूशन ऑफिसर इंस्पेक्टर विनय खुराना अपनी प्रेजेंट पुलिस चौकी के इंचार्ज रहते हुए 2.5 साल के पीरियड में सिर्फ एक बार कोर्ट के समन की किसी गवाह पर तामीली कराने जाते हैं और इसी दौरान उन्हें एक गंभीर वारदात को
रोकने के साथ साथ धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत आपराधिक कृत्य कारित कर चुके आरोपी को गिरफ्तार करने पर का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये तथ्य सामने आने के बाद ये कहानी इत्तेफाक कम और प्रायोजित ज़्यादा लगती है, पर चलिए फिर भी मैं इसे एक इत्तेफाक मान लेता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर खुराना के गोविंद कॉलोनी की ओर निकलने से कुछ देर पहले गोविंद कॉलोनी में मेरे क्लाइंट के घर के बाहर खड़े पुलिस के मुखाबिर मुन्ना टकलू का इंस्पेक्टर खुराना के पास आना कॉल, फिर इंस्पेक्टर खुराना का शहर के मुख्य मार्ग से गोविंद कॉलोनी की ओर जाने वाले तिराहे पर मौजूद वीरी को कॉल करना, उसके बाद घटनास्थल के पास से मुन्ना टकलू का इंस्पेक्टर खुराना को दोबारा कॉल करना हमारी इस थ्योरी पर मोहर लगाने के लिए काफ़ी है। ये केस प्री प्लान्ड है जिसके आयोजक और प्रायोजक दोनों ही इंस्पेक्टर खुराना हैं। पहले उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर के इशारे पर एक सीधे साधे नौजवान को इस केस में फंसाने के लिए एक जाल बुना और बीरू नाम के बदमाश व उसके दो साथियों और मुन्ना टकलू नाम के अपने मुखबिर की मदद से उसमें और उस नौजवान को फंसा दिया। मेरी रिक्वेस्ट पर कोर्ट के द्वारा मंगाई गई इंस्पेक्टर खुराना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और बीरू व मुन्ना टकलू की मोबाइल लोकेशन में से सारी मेरी थ्योरी के कुछ तथ्यों की पुष्टि होती है और कुछ तथ्यों की पुष्टि हमारी डिफेंस विटनेस मिसेस आंचल राठौर, जो इस केस की आई विटनेस हैं, द्वारा कोर्ट के सामने अपने स्टेटमेंट देकर की गई है। इसलिए मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लाइंट को दोषमुक्त किया जाए और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी को इंस्पेक्टर खुराना के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का ऑर्डर जारी किया जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। चितित के संतुलित ढंग से दी गई उपयुक्त दलीलों का कोर्ट रूम में अपनी सीट पर बैठे युवा मजिस्ट्रेट पर क्या असर हुआ ये तो अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसकी दलीलें सुनकर आरोपी के कटघरे में खड़े आरोप के चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आ रहे और दर्शकों की कतार में बैठकर कार्रवाई देख रहे आरोप के माता पिता इतिका व आंचल के चेहरे पर हर्ष के चिन्ह उभर चुके थे। जबकि कोर्ट रूम में मौजूद एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर खुराना, रिया और उसके माता पिता के चेहरे उसके पिता के चेहरों पर निराशा व परेशानी के भाव झलक रहे थे साफ। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ वैसा ही जजमेंट सुनाया जिसका दोनों पक्षों के चेहरे के भाव को देखकर संकेत मिल रहा था। कोर्ट द्वारा अपने उस जजमेंट के माध्यम से आरोप को ससम्मान दोषमुक्त कर दिया गया और पुलिस विभाग को इंस्पेक्टर खुराना के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करके आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया गया। इस जजमेंट के लगभग एक माह बाद आरव और इतिका की धूमधाम से शादी हो गई। दोस्तों, ये कहानी अब समाप्त होती है। मिलती है एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।